नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। क्रिकेट में जनरली लोगों को 3 फॉर्मेट पता होते हैं, टेस्ट, वनडे, T20। लेकिन एक और होता है हांगकांग सुपर सिक्सेस। वहां 6-6 ओवर का मैच होता है। आप समझ सकते हैं खिलाड़ी किस तेजी से खेलते होंगे और कितने चौके छक्के वहां लगते होंगे। या फिर कह सकते हैं नायक मूवी में अनिल कपूर एक दिन के लिए जब सीएम बनते हैं तो वो किस तरह का परफॉर्म करता है, तो उससे भी आप कुछ बानगी ले सकते हैं। कुछ वैसा ही सुप्रीम कोर्ट में होता दिखाई दे रहा है। जिस दिन से जस्टिस सूर्यकांत सीजीआई बने हैं, वो कुछ इसी फॉर्मेट में खेलते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या पूरा कार्यकाल किसी फॉर्मेट में खेलेंगे, जल्दी आउट हो जाएंगे, जो भी होगा वो एक अलग बात है। लेकिन जो अब तक का परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से जस्टिस सूर्यकांत जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में रोज नए निर्णय दे रहे हैं, तो अब ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन वकील पहुंचा है, कौन वहां पर जाके केस है वो फाइल कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तक जो आपके कपिल सिब्बल है, क्या कहते थे कपिल सिब्बल ने, क्या कहा था? यू आर ए गुड लॉयर इफ यू नो द लॉ, यू आर ए ग्रेट लॉयर इफ यू नो द जज। लेकिन यहां पर जो वो ग्रेट लॉयर वाली फिलॉसफी है ना, वो फेल होती नजर आ रही है। जिस तरीके से सूर्यकांत ने पहले दिन आते ही कहा कि भैया जो 1 दिसंबर से ये सब खत्म हो जाएगा, पर्ची वाला सिस्टम की पर्ची पकड़ाई और भैया इसका केस लग जाएगा, उसका केस लग जाएगा, खत्म। रजिस्ट्रार के पास जाइए, आपके रजिस्टर में जब आएगा तब होगा। एसआईआर वाला मामला हो, उसमें किस तरीके से कोई वकील, प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी टॉप 3-4 में है ना, कहां उनको किस तरीके से तर्कों के साथ जवाब दिया, कुछ नहीं सुना। कुछ वैसी ही हालत दोबारा से हो गई है। और इस बार राष्ट्रहित के मुद्दे पर ऐसा लग रहा है कि सीजीआई ने सरकार को भी आड़े हाथों ले लिया है। यानी जो काम राष्ट्रहित में हम सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं, वो सीजीआई कह रहे हैं कि अब तक क्यों नहीं करा। दरअसल एक पीआईएल हेबियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाती है, रीता मनचंदा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उसमें जो वकील साहब होते हैं वो है प्रशांत भूषण और कॉलिन गोंजाल्वेस। ये 2 वकील पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जहां ये जिस बेंच में लगता है उसमें जस्टिस सूर्यकांत और जयमाला बागची, अभी 2 नाम है, आप ये सिनोनिम्स मान के चलिए, ये आपको हर बेंच में लगभग सुनाई देंगे। इस बेंच में ये पहुंचती है पिटीशन और ये कहा जाता है कि मई के अंदर दिल्ली पुलिस ने कुछ रोहिंग्या गिरफ्तार किए थे, कुछ रोहिंग्या को डिटेन किया था, निश्चित तौर पर इलीगल थे, और अब उनमें से बहुत सारे को, मतलब अब उनमें से 5 रोहिंग्या नहीं मिल रहे हैं। वो कहां चले गए जानकारी नहीं है। तो आपसे ये अनुरोध है कि जो वो रेफ्यूजी हैं उनका स्टेटस पर करके बताया जाए कि दरअसल वो है कहां। तो जो चीफ जस्टिस है वो ने कहते हैं 1 मिनट रुको, पहले ये बताओ कि कौन सा सरकारी नोटिफिकेशन है जो ये कहता है कि उन्हें रिफ्यूजी स्टेटस है, वो रिफ्यूजी थे। अब जो वकील साहब थे कभी दाएं देखे कभी बाएं देखे, क्योंकि भारत ने यूनाइटेड नेशंस का जो रिफ्यूजियों का कन्वेंशन है उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करे हैं। भारत अंतरराष्ट्रीय कानून से कहीं भी बाध्य नहीं है कि वो किसी को रिफ्यूजी स्टेटस दे। हाँ, हमारा बड़ा दरिया दिल है, कोई सरकार चाहे तो दे सकती है, ठीक है, चलिए हमने इन्हें दे दिया है, वो हमारा प्रोरोगेटिव है, हमें कोई अंतरराष्ट्रीय रूप से बाध्य नहीं कर सकता। और इस केस में एक भी रोहिंग्या को भारत में किसी ने कोई रिफ्यूजी स्टेटस नहीं दिया हुआ। तो सीधा जज साहब ने पूछा, तुम कैसे कह सकते हो रिफ्यूजी है? वो इंट्रूडर भी तो हो सकता है, वो एक अवैध घुसपैठिया भी तो हो सकता है, और वो है। देखिए, जो भारत में भारत का नागरिक नहीं है और रिफ्यूजी स्टेटस नहीं है और भारत में वो आया है, तो निश्चित तौर पर वो अवैध घुसपैठिया है। और उन लोगों के लिए इनके मन में क्या दया आती है, आप समझिए। जिस व्यक्ति को उसी बॉर्डर के ऊपर निपटा दिया जाना चाहिए था, वो जब भारत की राष्ट्रीय राजधानी में आ जाता है तो इस तरह का गैंग एक्टिव होता है और कहता है भैया उनके हक हैं। जब जज साहब ने कहा कि भैया रिफ्यूजी स्टेटस का है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो भारत की धरती पे है ना, तो आर्टिकल 21 लगेगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो सीधा पूछा गया, जो भारत का नागरिक है ही नहीं, भारत का संविधान में सिर्फ साफ साफ लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारतीय भूमि है और वहां पर जो भारतीय नागरिक रहता है उसके ऊपर ही ये कानून लगते हैं, इलीगल के ऊपर नहीं।
जिसको वहीं गोली मार देनी चाहिए थी, जिसको वहीं उस फेंस के ऊपर टांग देना चाहिए था, भगा देना चाहिए था, जो भी उसके साथ होना चाहिए था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर आप उसके लिए हक मांग रहे हो। यहां कोई इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं है। वो एक लीगल स्टेटस ही होल्ड नहीं करता, वो एक लीगल एंटिटी ही नहीं है भारत में, तो निश्चित तौर पर वो एक अवैध घुसपैठिया है, उससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। साफ कर दिया जस्टिस सूर्यकांत ने कि पहले ये बताओ कहां है उसका लीगल स्टेटस। रिफ्यूजी का कोई कार्ड बना है, कुछ बना है? नहीं। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल की हाई कोर्ट ने एक सोनाली खातून नाम की एक महिला थी, प्लस 5 और लोग थे, जब उसे डिपोर्ट कर दिया जाता है, वो बांग्लादेश पहुंच गई। वही पश्चिम बंगाल की हाई कोर्ट कह रही है नहीं, उसे वापस बुलाओ, उसे वापस बुलाओ, भारत में लाओ और ड्यू प्रोसेस के तहत उसे वापस भेजो। अब उसकी वो भी केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, उसमें अब उसमें जो सरकार है उसने साफ कहा कि भैया सुप्रीम कोर्ट ऐसा है, जज साहब उसमें भी सूर्यकांत जी हैं, इसके ऊपर कोई निर्णय दे मत देना। अगर आपने भी वही बात कर दी जो वेस्ट बंगाल की हाई कोर्ट कर रही है और सारी हाई कोर्ट यही बात करने लगी, तो भैया हमें आधा बांग्लादेश तो वापस लाना पड़ेगा अपने यहाँ। और फिर क्या किया होगा, फिर आप समझ सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है हम इस पर निर्णय नहीं दे रहे, लेकिन सरकार इसके ऊपर सोचे क्या करना है क्या नहीं करना है, जो भी है अब अगली सुनवाई में उस पर बात होगी। आप ये देखिए हाई कोर्ट किस हद तक जा रही है। हमने देखा पाकिस्तान वाले केस में भी ये हुआ था, जो ऑफ सिंदूर के बाद बहुत सारे पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया, तो हाई कोर्ट ने कहा, शायद जम्मू कश्मीर की थी, कि वापस बुलाओ, यहां तो बहुत सालों से रह रही है, नौकरी कर रही है, मानवीय आधार पर बुलाओ। और जब ये सब हंगामा अभी चल रहा था, उसने कहा नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि उसने भारत में रखी है, हम ये भी नहीं कह रहे कि उन्हें भारत की नागरिकता दीजिए, कुछ है। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि अगर वो भारत आए थे तो एक ड्यू प्रोसेस के तहत उन्हें भेजा जाए, कि फॉरेन ट्रिब्यूनल में हो, वहां तय किया जाए, जाकर उन्हें डिपोर्टेशन किया जाए, सब कुछ है। तो कोर्ट पूछता है ये तो बताओ वो गिरफ्तार हुए थे, उसका रिकॉर्ड कहां है? भैया 5 लोग गिरफ्तार हुए, तुम कह रहे हो, ये कैसे हम मान ले कि 5 हुए थे? देखिए इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि जो बॉर्डर के ऊपर ये धक्का देने का कार्यक्रम चल रहा है ना बांग्लादेशियों को, सरकार क्यों शांतिपूर्वक तरीके से कर रही है? मैं तभी भी कहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो जाकर कोर्टों के अंदर कूदेंगे, अरे देखो मानवाधिकार का उल्लंघन हो गया है, फला सेक्शन का उल्लंघन हो गया है, वही आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 30 तक के वो 10-12 आर्टिकल हैं, उन्हीं को वहां पे गाएंगे बजाएंगे, वही कार्यक्रम करेंगे। वही हुआ कि फला आर्टिकल का उल्लंघन, इसका उल्लंघन, उसका उल्लंघन। सरकार, चीफ जस्टिस ने साफ कहा, नथिंग डूइंग। पहले आप यहां पर एंटर होंगे गलत तरीके से, फिर आप यहां तार तोड़ेंगे, फेंस कट करेंगे, बॉर्डर पार करेंगे, टनल खोद के भारत में आएंगे, और आप चाहेंगे हम आपके लिए रेड कारपेट भी दें, आप चाहेंगे यहां पे आपके लिए खाना भी हो, घर भी हो, शिक्षा भी हो, सारी सुविधाएं आपको दी जाएं, और वो भी तब जब आप इलीगल तौर पे भारत में आ रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था तो भारत से कई गुना बड़ी है, आबादी कई गुना छोटी है, जब वो इलीगल 150 इलीगल को भी भर के प्लेन में वो दूसरे देश में भेज रहा है, जब उसे दिक्कत है, तो भैया भारत की तो प्रॉब्लम वैसे ही बहुत ज्यादा है। भारत में तो भुखमरी से लेकर हर चीज, संसाधनों की कमी, जगह की कमी पहले से ही है, हम और लोगों को ले आए क्या? और यही बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कही कि भारत में पहले ही इतनी गरीबी है, भारत में पहले ही खाने की कमी है, शेल्टर्स की कमी है, शिक्षा की कमी है। भैया पहले मैं इनके मानवाधिकार देखूं, या जो भारत का नागरिक नहीं है, जिसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं पहले उसकी सोचूं। आप इसके लिए तो हिबियस कॉर्पस नहीं लाए, आप तो इस चीज के लिए नहीं आए कि भैया भारत में बहुत गरीबी है, सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है, इनके खाने का प्रबंधन नहीं हो रहा, आप उसके लिए नहीं लाए। आप लाए किसके लिए? बांग्लादेशी के लिए, रोहिंग्या के लिए, जो बांग्लादेशी भी पड़ली तरफ कहीं का है, जो पहले बांग्लादेश में इलीगल है और फिर वहां से इलीगली भारत में घुस रहा है, यानी वो डबल ट्रिपल क्राइम कर रहा है जो व्यक्ति, आप उसके लिए आए हैं। और ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में ही कुछ लोगों ने पिटीशन लगाई थी दिल्ली हाई कोर्ट में कि जो ये रोहिंग्या हैं, जो दिल्ली में बस गए हैं, दिल्ली की सुरक्षा के लिए खतरा है, दिल्ली के संसाधनों पे बोझ हैं, इनके बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, पैसा दिया जाना चाहिए, कपड़े देने चाहिए, घर देने चाहिए।
किसी ने सही कहा है कि दरवाजे, युद्ध जब बड़े, जो बहुत बड़ी एंटिटी हो जाती है ना, उसे कोई बाहर वाला नहीं हरा सकता, दरवाजे अंदर से खुलते हैं। तो कौन कौन दरवाजे अंदर से खोल सकता है? मानवाधिकार। देखिए, अलग अलग कारण ढूंढेंगे, कोई मानवाधिकार के नाम पर, कोई एनवायरमेंट के नाम पर, कोई राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, बहुत वो मतलब आपके कानून का ही इस्तेमाल कर कर आपको कैसे कमजोर किया जा सके, ये प्रयास है। और ये लोग उसी काम में लगे हैं कि किसी तरीके से लीगल स्टेटस इन लोगों को भारत के अंदर मिल जाए, रेफ्यूजी का स्टेटस मिल जाए, और यही जैसे वो बांग्लादेशी रह रहे हैं जो लाखों में भाग रहे हैं, हजारों में भाग रहे हैं, वैसी स्थिति इनकी पक्की हो जाए, फिर यही वोटर बन जाए और यही डेमोग्राफी चेंज करके हमारे देश में जो सरकारें हैं वो किस तरीके से निर्धारित हों, ये तय करें। मुंबई की स्थिति यही है ना कि कुछ सालों में वहां डेमोग्राफी ऐसी हो जाएगी कि एक खास वर्ग जिसे चाहेगा वही जीतेगा। झारखंड में जमाई टोला यही है कि एक खास वर्ग ने किस तरीके से डेमोग्राफी चेंज कर दिया संथाल परगना में, वो स्थिति है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, बंगाल, केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, कौन सा इलाका बचा है जहां तक ये लोग नहीं पहुंचे हैं? और उन्हें लीगल एंटिटी, लीगल स्टेटस दिलाने का प्रयास है। ये छोटे छोटे स्टेप है। पहले यहां से इन्हें डिपोर्टेशन रोका जाएगा, फिर कहेंगे भैया नहीं तो मानवाधिकार है, इन्हें जगह दो, रहने को दो, सब कुछ दो, फिर नागरिकता भी दो। अब कहां जाएंगे बेचारे, इतने साल से रह रहे हैं, 10 साल से रह रहे हैं, 15 साल से रह रहे हैं, अभी नागरिकता भी दो। ये पूरा का पूरा प्रयास रहेगा और यही एक तरीके से इनका इंटेंशन है। और अब इसके बाद क्या होता है? अब जब ये सब चल रहा होता है तो जो वकील साहब होते हैं, सरकारी वकील साहब, उन्होंने वो सोचते हैं मौका तो बढ़िया है, वो भी खुद पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि ये पीआईएल लाए हैं, इसमें तो पीआईएल बनती है, इसमें आप ये बताइए कि अफेक्टेड पर्सन कौन है? भैया एक व्यक्ति है, वो गलत तरीके से डिपोर्ट हो गया, उसने लगाया हो इसमें केस, तो बात बनती है कि पीआईएल किस आधार पर लेके आ गए? जो 5 लोग गायब हैं उनमें से कोई लगाता। मान लीजिए ये सोनाली खातून ने लगवाई है। अब मेरा तो सवाल ये है, जो सोनाली खातून पहुंच गई है बांग्लादेश, जो इतनी गरीब थी, इतनी मजलूम थी कि उसे बांग्लादेश से छोड़ के भारत आना पड़ा था रोजगार के लिए, उसके पास इतने बड़े बड़े वकील आ गए बांग्लादेश जाने के बाद कि उसके वापस डिपोर्टेशन के लिए, मतलब वापस उसे बुलाने के लिए इतने बड़े बड़े वकील खुद पड़े हैं। और इन 5 लोगों के पास इतने बड़े बड़े वकील कहां से आ गए? प्रशांत भूषण, कोलिन गोंजाल्विस, इतने बड़े लॉयर कहां से आ गए? तो निश्चित तौर पर वो इकोसिस्टम काम कर रहा है। तो यही बात वो सरकारी वकील पूछते हैं कि भैया इसमें अफेक्टेड पर्सन कहां है, उसका नाम कहां है जिसे डिपोर्टेशन हुआ है? वो आए तो बात है, वो बताए कि भैया मेरे कागज सही हैं, भारत का नागरिक हूं नहीं हूं, गलत डिपोर्टेशन हुआ, जो भी हुआ, तो भैया वो तो कहीं नहीं है। लेकिन उसके बाद जो सूर्यकांत कहते हैं वो और भी महत्वपूर्ण है। देखिए सब नाटक तो चलता रहेगा। सूर्यकांत ने सरकारी वकील को कहा, पहले जो ये रोहिंग्या हैं इनके लीगल स्टेटस के ऊपर जो एम्बिग्यूटी है उसे क्लियर करो, ये बताओ ये रेफ्यूजी हैं कि अवैध रूप से भारत में घुसे हैं? रेफ्यूजी है नहीं, अगर रेफ्यूजी हैं तो नोटिफिकेशन दिखाओ, नोटिफिकेशन है नहीं, इसका मतलब रेफ्यूजी नहीं है। और जो भारत का नागरिक और प्लस रेफ्यूजी नहीं है, निश्चित तौर पर वो भारत में लीगल तौर पर रह रहा है। यानी कि भारत में जितने भी अवैध रूप से रोहिंग्या बांग्लादेशी रह रहे हैं, जो ये चाहते हैं कोर्ट के माध्यम से अपने मामलों को लटकाया जाए, अटकाया जाए, भटकाया जाए, ताकि एक लंबा समय हो और फिर उसकी मियाद पे ये कहा जाए हमें नागरिकता दे दो, उसका खेल खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब सरकार को ये बताना है कि रेफ्यूजी है कि नहीं है। अगर उन्होंने कह दिया भाई हमारा कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं है, ये नहीं है, बात खत्म, बाय डिफॉल्ट वो इंट्रूडर है, उन्हें भगाने का रास्ता साफ। फॉरेन ट्रिब्यूनल तय करे ये लीगल है, और असम के कानून है भी 24 घंटे के अंदर तय हुआ, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको सामान आपके हाथ में पकड़ाएंगे, आपको रास्ता बताएंगे, इस रास्ते से जाना है, दाएं बाएं भी नहीं देखना, और आपको भगाया जा सकता है। और इन मामलों पे सूर्यकांत कितने स्ट्रिक्ट हैं इस बात से समझिए कि जब तमिलनाडु वाला मुद्दा आया था, साफ कहा था भारत एक धर्मशाला नहीं है। यूनाइटेड नेशंस कहेगा या कोई और कहेगा भाई ये रिफ्यूजी स्टेटस, अरे ना, भारत है, भारत की धरती है, भारत को संप्रभुता है, भारत का संविधान है, वो जो कहता है उसके हिसाब से चलेंगे, बात खत्म। कोई श्रीलंका क्या सोचे, बांग्लादेश क्या सोचे, यूएन क्या सोचे, पश्चिमी देश क्या सोचे, नहीं, नथिंग डूइंग, सीधा बाहर। और ये होना चाहिए। और अगर इसी तरीके से ये चीजें चलती हैं, देखिए बार बार मैं कहता हूं सूर्यकांत जी किस तरीके से परफॉर्म करेंगे जो भी है, लेकिन अब तक जितने निर्णय आए हैं
एनजेसी हो, एनजेसी हो, एसआईआर हो, आपका ये रोहिंग्या वाला मामला हो, रोस्टर कैसे तय होगा, किसका प्रमुखता केस सुने जाएंगे, कम से कम ये 4 मामले तो पिछले हफ्ते भर में साफ नजर आ रहे हैं कि किस पिच पर वो खेलना चाह रहे हैं। और अब ये देखिए जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ हिट जॉब भी शुरू हो गए हैं। मैं वापस से कह रहा हूं, मैं किसी के साथ नहीं हूं, किसी के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन हिट जॉब शुरू हो गए हैं कि फला जगह से सूर्यकांत जी की बीवी ने फला बंगला खरीदा था और देखो कितना महंगा बंगला है। देखिए लीगली तो जस्टिस सूर्यकांत बहुत महंगे वकील थे जब वो प्रैक्टिस करते थे, और अगर कहीं से गलत सोर्स ऑफ इनकम है तो ठीक है, निश्चित तौर पर उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्या दिक्कत है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि जो हिट जॉब्स है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं दूसरे पक्ष से, तो आप समझ जाएंगे कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। खैर जो भी है, इस निर्णय से यह स्पष्ट है कि जहां सरकार भी ढीली थी, अब तक वो नोटिफिकेशन नहीं था या कोई एम्बिग्यूटी थी या स्पष्टता नहीं थी कि भैया ये रोहिंग्या है, ये रेफ्यूजी के तौर पर होंगे या अवैध रूप से होंगे, क्या होंगे, वो क्लियर होगा। और जो इस तरह के लोग ये सोच रहे थे कि मेरा चेहरा देख के जज साहब इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और उस हिसाब से निर्णय देंगे, तो उनकी भी दुकानें किस तरीके से डगमगा रही हैं, ये कम से कम 3-4 केस में ऑलरेडी दिख चुका है। खैर इस केस में जो भी डेवलपमेंट आएगा वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। मात्र 200 सब्सक्राइबर रह गए हैं 1 लाख होने में, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और यहां तक पहुंचे हैं, निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।